स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां कांग्रेस कैंप की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। पंजाब में कांग्रेस दो गुट में बढ़ती साफ नजर आ रही है। एक गुट चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है, तो वहीं दूसरा गुट प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग के साथ नजर आ रहा है। बघेल ने चन्नी को मनाने की बहुत कोशिश की। कल फाइनली चन्नी ने बघेल से मुलाकात की, लेकिन चन्नी के बागी सुर अभी भी बने हुए हैं। चन्नी गुट वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। साथ ही चन्नी को सीएम फेस घोषित किए जाने की भी डिमांड रखी गई है। अब बघेल चन्नी गुट की मांग लेकर दिल्ली आएंगे, आलाकमान को बताएंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं होने वाला है। कहा जाए तो कांग्रेस के हाथों से पंजाब तेजी से निकल रहा है। रंधावा मजबूती के साथ चन्नी के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर हाईकमान चन्नी की बात नहीं मानता है तो पंजाब में एक नहीं दो कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान, जिसने कांग्रेस हाईकमान की टेंशन को और बढ़ा दिया है। वो काम करना कि पंजाब के कांग्रेस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। अब बात कॉम्प्रोमाइज लीडर तक आ चुकी है। रंधावा ने वडिंग का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वडिंग को पता था कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो उनके लिए ही थे। वडिंग ने कहा कि कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो बीजेपी और आप के नेताओं से मिल रहे हैं। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया? नाम तो नहीं लिया। अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी स्लीपर सेल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए। कईयां दे दोष लगदे कि वो बीजेपी दे लीडरां नूं मिलदे है, कईयां दे दोष लगदे है कि वो उत्तर प्रदेश दे किसी लीडर नूं मिलदे है, कईयां दे दोष लगदे है वो झाड़ू दे लीडरां नूं मिलदे। बिल्कुल ही इज 100% करेक्ट कि स्लीपर सेल ते कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नूं बिल्कुल नहीं चाहिए। अब भूपेश बघेल बैठक में हुई बात को पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे। भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है कि गुटबाजी से परे केवल जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। बघेल की तरफ से चन्नी गुट को दरकिनार न किए जाने का भरोसा मिला है। अब आखिरी फैसला राहुल गांधी को लेना है। परिवार ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज नेता नहीं चलेगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा? तो भूपेश बघेल के सामने मुश्किल यह है कि जब वो बैठक कर रहे थे उस वक्त चन्नी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। साफ तौर पर चन्नी के तेवर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब हर्षवर्धन जी, बेशक भूपेश बघेल इसे कहें कि ये परिवार का मामला है, ये आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन खुले तौर पर पब्लिकली अगर एक नेता को कॉम्प्रोमाइज्ड कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब अब धीरे धीरे कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। नहीं, और चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से रंधावा जी ने कहा कि कंप्रोमाइज लीडर, तो उसको वडिंग साहब ने अपने ऊपर ले लिया और ये कहकर उन्होंने सारी जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशंस हैं वो सब बता दी। एक पोजीशन ये कि आप आम आदमी पार्टी से मिलते हैं, एक ये कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, लेकिन सबसे कंप्रोमाइज लीडर है कौन? जो गायब है, जो अपनी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने की जो पोजीशन है उसकी, यानी श्रीमान राहुल गांधी जी, उनसे बड़ा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में कौन है? भाई आप सोचिए जरा,
जिस नेता को ये सब दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, हालांकि एक दिन हम लोग और गलती हो गई थी तो माफी मांगनी पड़ी थी कि राहुल जी लौट आए हैं। अब आज फिर वो तारीख है 12 बताई जा रही थी कि वो लौट आएंगे, पता नहीं अभी लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं। असल चीज यही है, और जो विस्तार से अमरिंदर राजा वडिंग ने बता दिया, इसके बाद स्पष्ट है कि अब किसी के पास लौटने का रास्ता नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते चल चुके हैं। किसी एक दिन आपको दूसरी लेन में नजर आएंगे। दोनों अभी इस तरह से बात कर रहे हैं कि दूसरे वाले के ऊपर आरोप लगे, लेकिन अब यह भी कंफ्यूजन नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग वो इस तरफ है और ये लोग पाला बदल कर जा चुके हैं। जितना आरोप लगा सकते हैं, जितना उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके उनकी पोजीशन थोड़ी वीकेंड कर दें, कुछ और कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का विश्वास डगमगा दें, ये करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कंप्रोमाइजिंग सब है, टॉप से लेकर बॉटम तक। ऐसे में चाहे कांग्रेस को, विजय त्रिवेदी जी, बेशक ये लग रहा हो कि चन्नी अगर नाराज हैं या चन्नी रास्ता बदल भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वजह यह कि चन्नी पिछली बार 2 सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि चन्नी जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस को कहाँ फर्क पड़ रहा है? पिछली बार वो अमरिंदर सिंह जी निकल गए थे, हरा दिया तो क्या फर्क पड़ा? वो चिंता उस तरह से हो ही नहीं रही। देखिए 4-5 दिन से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेता जिनका जिक्र वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमने ही चिंता कर ली। लेकिन क्यों चिंता हो रही है इस बात की? और ये साफ ही हो गया है बहुत दिन से कि अब वो चला चली की विलायत चरणजीत सिंह चन्नी जी और रंधावा जी या जो भी ग्रुप है उनका कांग्रेस से, कांग्रेस का विधायी समारोह होना करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हो ही जाएंगे। वडिंग साहब ने अब बहुत साफ ही कर दिया। कल तक वो कह रहे थे मेरी जगह सीट ले लो या क्या कुछ कह रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज उन्होंने बता दिया कि कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर हैं चन्नी साहब, और रंधावा जी ने बता दिया उनके लिए। तो अब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को देखो इस तरह की आदत है, ये तो फिर भी बहुत समय से पहले हो गया। चंडीगढ़ को आपने देखा था बिल्कुल लास्ट मिनट पर भी वो जीते हुए चुनाव को हार सकते हैं। तो अभी तो जीतने की संभावना के करीब इलेक्शंस तक पहुंचने की ऐसी संभावना दिख रही थी। कांग्रेस क्या करती है नहीं करती है। और चन्नी जी भले ही वो 2 बार हार गए चुनाव, वहां पर 2 सीटों से हार गए, एक बड़ा सेगमेंट आज उनके पास है। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की जो बैठक हुई, विधायकों का जो राय मशवरा किया गया उसमें बताया गया, मुझे नहीं पता लेकिन ये राय सामने आया कि भाई उनकी राय थी कि चरणजीत चन्नी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। ये वहाँ की राय है, मुझे नहीं पता कि ये खबर सही है कि नहीं, लेकिन वहीं से कांग्रेस की तरफ से दी गई। और वो नहीं भी है, मान लीजिए चन्नी साहब से कोई फायदा नहीं हो रहा था तो नुकसान तो हो ही सकता है ना। 10% वोट हो, 15% वोट हो, 5% वोट हो, वो सब। और जब घर जुड़ा हुआ रहता है तो शायद थोड़ा मजबूत ताकत के साथ आप लड़ सकते हो। घर को लड़ाई से पहले ही तोड़ रहे हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी है, वहाँ बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एंट्री कर रही है। तो उन सब बातों को ध्यान करके भी यदि कांग्रेस इस स्टेट को, जो एक संभावना बन रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, कांग्रेस बना सकती है। बीजेपी तो अभी सोच भी नहीं रही थी और आज हम बीजेपी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो कुछ 2 कदम आगे बढ़ गए। अभी जिस तरीके के हालात पंजाब में नजर आ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति समीर जी बन सकती है? जैसे वहां ममता बनर्जी की टीएमसी अलग है, ऋग्वेद की टीएमसी अलग है, तो यहाँ राहुल की कांग्रेस अलग होगी और चन्नी की कांग्रेस अलग होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस टूटने की कगार पर पहुंच गई। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब दिख रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये क्लियर बता रहा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व से बात नहीं करना चाहते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व से अपने जितनी मांगे थोपना चाहते हैं, कहते हैं आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। इसका मतलब वो बातचीत के मूड में नहीं है, संवाद के मूड में नहीं है। वो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो आप मानिए, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए, मैं जिन लोगों के नाम टिकट के लिए दूंगा उनको टिकट दिया जाए, उनका टिकटों में नाम नहीं काटा जाए। मतलब सब कुछ आप अपने हाथ में लेना चाहते हो। कोई भी पार्टी इस तरीके से नहीं चलती और मुझे लग रहा है कि पार्टी जरूरत से ज्यादा ढील चरणजीत चन्नी को लेकर दली है। लगातार भूपेश बघेल उनके साथ बैठक कर रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह जो चंडीगढ़ से विधायक है, उनके घर पर बैठक हुई। भूपेश बघेल ने कहा कि भाई 4 से 5 लीडर को आना है, उनसे बातचीत करेंगे। 90 दलों का 90 नेताओं को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी बैठक करने चाहते हैं। वहां पर आप कहते हो कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं आने वाले हैं। बैठक में आप कहते हो कि भाई राहुल गांधी से अभी फोन पे आप बात कराइए। तो इस तरीके से दबाव की राजनीति चरणजीत चन्नी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अभी तय कर लेना चाहिए कि भाई चरणजीत चन्नी की राहें अलग है। आप जितना भी चन्नी को दोगे, चन्नी मानने वाले नहीं है। उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है। कांग्रेस को भी उनसे रास्ता पल्ला छोड़ा देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई अब लक्ष्मण रेखा आप लांघ चुके हो। पार्टी का फैसला है कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। टिकट का जो होगा उसमें आप सलाह दे सकते हो, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आपको स्वीकार है पार्टी में रहिए, वरना आप रास्ता अलग अख्तियार कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि
चन्नी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस से लड़ने की तैयारी है। कोई भी नेता जो पार्टी के अंदर रहता है, पार्टी के अनुशासन को मांगता है, पार्टी में अपनी बात मनवाना चाहता है, वो इस तरीके से प्रस्ताव नहीं रखता कि मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनूंगा, मैं ही प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मैं जिनको टिकट दूंगा उनको टिकट दिया जाए, राजा वड़िंग को प्रदेश तत्काल हटाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब चन्नी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। कांग्रेस ने भरसक कोशिश की है। राहुल गांधी के मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राजा वड़िंग को वहां से प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा देने वाला यह तय कर चुका है। चन्नी उसके नीचे मान देने वाले। तो क्या चन्नी अब पार्टी छोड़ेंगे? तो ये तय कि पार्टी छोड़ेंगे। बस कांग्रेस कोशिश कर रही है, अंतिम कोशिश है कि किसी तरह से चन्नी मान जाए और पार्टी में बने रहे। अब बने भी रहेंगे तो पार्टी में इतना ज्यादा बिखराव आ चुका है मन के अंदर कि मिलकर ही चुनाव नहीं लड़ सकते। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अभी थोड़ा समय है, क्योंकि अभी 8 से 9 महीने चुनाव के अंदर है, मार्च में चुनाव होंगे, अभी समय है। चन्नी से छुटकारा पा ले, पार्टी को फिर खड़ा करे, जो नुकसान होगा उसके लिए दलित वोट कैसे जोड़ना है उसकी तैयारी करे। अब वहां पर बिखराव तय है। देखिए, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरों में दिख भी रहा है। जब ये बैठक होती है, बैठक खत्म हो जाती है तो बघेल निकलते हैं वड़िंग के साथ ही उनकी गाड़ी में बैठकर। तो ये तो मोटा मोटी तय है कि कांग्रेस ने अगर वड़िंग को चेहरा बनाया है, यानी कि संगठन की जिम्मेदारी अगर वड़िंग को दी है, तो कांग्रेस अपने इस फैसले पर कायम है। अब चन्नी जितना परेशान कर रहे हैं, जितना मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, अब उससे आगे निकलने की बात है। अब संगीत जी, यही देखना होगा कि कांग्रेस इससे आगे निकलेगी कैसे, इस समस्या का हल ढूंढेगी कैसे। देखिए, कांग्रेस काम नहीं कर रही और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करते हुए दिख रही है। अपने संगठन को आप लोग गलत मुस्कुरा रहे हैं। ये बात तो ठीक ही कह रहे मतलब देखिए, जो शुरू से यहाँ के एक्सपर्ट लोग पहले से बता रहे थे, तो मैं उन्हीं का सहारा ले रहा हूँ। हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि उनका लेन चेंज होने वाला है, कुछ समय की बात है। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस है पंजाब चुनाव को लेकर के। मुझे जो जानकारी मिली है कि अमित शाह जी ने तय कर रखा है पंजाब में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, चुनाव जीतने के लिए जाएगी। अब उसमें आम आदमी पार्टी से पहले कितना टूट करके आता है, कांग्रेस से टूट करके कितना आता है, लेकिन आज के दिन में वो सुखविंदर सिंह बादल का जो सेकंड फिडल जो कहते हैं वो प्ले करने की तैयारी में नहीं है। इतना बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुछ मित्रों, आम आदमी पार्टी के मित्रों को लेकर के और चुनाव में जा रही है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि चन्नी साहब जो है अब कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। चन्नी साहब, रंधावा साहब, उनके साथ जिससे साथ तो लोग हैं, और ये टूट फूट जो है वो सिर्फ यहीं तक नहीं होगी, टूट फूट होगी तो बहुत नीचे तक जाएगी। वर्टिकल स्प्लिट हो सकता है कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर। और दूसरी बात है कि इसको इग्नोर करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि 17% जो है वो दलित सिख वहां पर वोट है। और बेशक चन्नी हार जाए, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बड़े सतर्क हैं। और कई ऐसे लोग, पंजाब के लोग बातचीत कह भी रहे थे, जिसका जिक्र मैंने कहानी कुर्सी में पहले भी किया था, कि भारतीय जनता पार्टी को एक दलित सिख चेहरा लेकर के आना चाहिए यदि वो पंजाब में अपने बल पर सत्ता में आना चाहती है। तो ये कई लोगों ने हमें बताया। अब चूंकि पंजाब की राजनीति को बहुत ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई है, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल करके आता है। कितने आम आदमी पार्टी से टूटते हैं, कितने। देखिए, अकाली दल टूट फूट होगी, ये रुकेगी नहीं। मैं फिर आपसे वो कह रहा हूं, अकाली दल में भी टूट फूट होगी और आम आदमी पार्टी में भी फूट होगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवंत सिंह मान के नेतृत्व से बिल्कुल ही खुश नहीं है, बिल्कुल नाखुश है, उनको भी बदलना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि भगवंत सिंह मान भी जो है वो मुख्यमंत्री बने रहें।
तो अब देखना है कि आम आदमी पार्टी में से कितने लोग कल जाकर के बाहर निकल करके आते हैं। मुझे लगता है चुनाव आते आते 4 महीना पहले आप देखेंगे कि जोरदार तरीके से लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और लोग दूसरी पार्टियों की तरफ जाएंगे। यानी फर्क साफ है। एक बार फिर से हर्षवर्धन जी, पंजाब जहां बीजेपी सिर्फ अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश करती है, वो बीजेपी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है, और जहां कांग्रेस मजबूत दिखती रही, एक बार फिर वो स्टेट साबित हो सकता है पंजाब की बनी बनाई बात कैसे बिगड़ती है या जीता जिताया चुनाव कैसे हारते हैं, ये कांग्रेस को देखकर सीखें। नहीं, ये मुश्किल तो एक बड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी इतना, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई अगर चन्नी और रंधावा ने विद्रोह किया तो कांग्रेस का हाईकमान क्यों दबे उनके सामने, लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि राजनीति तो सब कुछ अपने जो अभीष्ट है उसको हासिल करने की होती है ना। ये तो होती नहीं कि अच्छा हमने ये किया या नहीं किया। हाँ, अगर आप उनको बाहर निकाल के चुनाव जीत लें, इतना बढ़िया दिखे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो पंजाब की लाइन ऑफ लीडरशिप है उसमें साफ दिखता है कि अगर ये दोनों एक साथ निकल गए तो फिर मुश्किल होगी। इनके साथ जो विधायक हैं वो अगर चले गए तो मुश्किल होगी। और उसका सीधा सा, मैं एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि कहीं तेलंगाना ना हो जाए पंजाब में। मतलब अभी मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है, भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, लेकिन ये ठीक वैसा ही परिदृश्य है जैसे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी केसीआर को हटाने की स्थिति में दिख रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उसमें लगा, उनके अध्यक्ष बदले, उनकी जो लाइन थी वो थोड़ा कम एग्रेसिव रह गई, और अंत में हुआ क्या कि रेवंत रेड्डी की अगुवाई में जो कांग्रेस पार्टी थी वो सत्ता में पहुंच गई। अब यहां सत्ता में भाजपा पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये अभी नहीं पता है, अभी बड़ी दूर की कौड़ी है पंजाब के लिहाज से। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो रही, ये बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। और इसमें एक बात मैं कह दूं, वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 1-2 दिन चर्चा की थी, फिर आज वो जरूरी है। सतलुज फिल्म पर जो बीजेपी ने बैन लगाया, या कहें कि बीजेपी ने नहीं लगाया, बीजेपी के शासनकाल में लगाया, तो बीजेपी के ऊपर माना जाएगा, ओटीटी से जो उतरा। आप जरा सोचिए, चाहती तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती थी? वो चलने देती और कहती कि भाई इससे हमारा क्या लेना देना। ये तो पूरी तरह से कांग्रेस शासनकाल में हुआ, लेकिन उसका 2 खतरा था। एक खतरा था कि उससे खालिस्तानी भावनाएं भड़कती, जो एंटी इंडिया होता है, एंटी पंजाब होता है, एंटी सिख होता। दूसरा एक और खतरा था बीजेपी के लिए कि उसमें बेअंत सिंह भी लपेटे में आते। मतलब दोनों चीजें जो थी वो उस तरह से जाती। और अभी क्या है कि रवनीत सिंह बिट्टू वो इनकी तरफ से कर रहे हैं, तो सतलुज फिल्म को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि चूंकि बीजेपी को लगा कि चाहे जो हो, लेकिन ये जो खालिस्तान समर्थक भावनाएं हैं वो बढ़े, उसका किसी भी तरह से उसको नहीं होने देना है, और इसीलिए उसको रोका। वरना उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई स्टेक ही नहीं है। मान लीजिए उस वक्त अगर पुलिस ने ज्यादती की है तो ज्यादती किसके शासनकाल में हुई? कांग्रेस के शासनकाल में हुई। अब देखिए, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखें ना, बीजेपी जो है अभी रवनीत सिंह बिट्टू के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रही है। इतनी भली पार्टी तो नहीं है कि कांग्रेस की जो नुकसान हो सकता है उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतलुज पर बैन लगा दे। रवनीत सिंह बिट्टू के लीडरशिप में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, और रवनीत सिंह बिट्टू का कनेक्ट है बस बेअंत सिंह से, और बेअंत सिंह का कनेक्ट है उस पूरी फिल्म से। तो ये पूरा सर्किल इस तरह से पूरा होता है, और इसलिए पार्टी ने सोचा होगा कि उसमें ये भी हिस्सा शामिल होगा कि आतंकवाद ना बढ़ के खालिस्तान की मांग ना बढ़े। इससे मैं ऐसे मत नहीं कर रहा, वो भी एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसकी जो फोकस है वो रवनीत सिंह बिट्टू है, और रवनीत सिंह बिट्टू का कनेक्ट सीधा सीधा बेअंत सिंह के साथ है। इसमें हम किसी चीज पर वो नहीं जा रहे कि उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है या क्या है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये वाला है। अब देखिए, आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पंजाब में कि पंजाब के गांव में इसकी स्क्रीनिंग हो रही है, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि हम इसकी स्क्रीनिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चाहे जो भी स्टैंड हो, पंजाब के सिखों की एक बहुत बड़ी आवाज़ निकल कर आती है कि वी डोंट वांट टू गो बैक इन दैट डार्क एज। वो हमारे लिए काला दिन था, हम उस काले दिन में हम लौटना नहीं चाहते हैं। यानी कि वो जो खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसके साथ पंजाब की और सिखों की आवाज़ शामिल नहीं है उसमें। अब देखिए सर, पंजाब में तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे मुद्दे भी बदलेंगे। और जोड़ लीजिए अभी यहाँ के जो सिरसा साहब को,
तो फेरिस्त लंबी होती चली जाएगी। नहीं, अब करेक्ट है आइए ना, एक कॉन्टेक्स्ट है उस बात का। अब आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। उमर ने कहा कि उनके एक विधायक को पाला बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया है। उनके विधायक ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें इस बारे में जानकारी दी। उमर ने कहा कि उनके विधायक ने ही बताया कि ऑफर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात भी कही गई है। दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां के पैसों की लालच नहीं चली, जहां की मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। अब देखिए, उमर ने आरोप लगाया तो अब बीजेपी ने उमर से सबूत की मांग कर दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा कि उमर संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इतने बड़े आरोप लगाने पर सबूत तो देने ही होंगे। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि उमर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक संवैधानिक पोजीशन पर हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरोप तो लगाया है और आरोप के साथ साथ श्री उमर अब्दुल्ला साहब को प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे, पब्लिक डोमेन में एविडेंस उन्हें रखने पड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की साजिश की है। उमर अब्दुल्ला साहब चूंकि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बयान को भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से लेती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। अब देखिए, बीजेपी बेशक सबूत की मांग कर रही हो समीर जी, लेकिन इसमें सवाल यही खड़ा होता है कि पूरे देश में जो चल रहा है उसको देखकर उमर अब्दुल्ला अपनी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं या वाकई में उनकी सरकार पर कोई खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है? देखिए प्राची, एक बात तो सही है, अगर भारतीय जनता पार्टी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का देखें तो बहुत फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 29 है, उसके 42 है, तो सिर्फ 13 का ही तो फर्क है। तो 13 भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की तारीख के अंदर। ठीक है, वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि जहाँ उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीतती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत सकती, जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ उमर अब्दुल्ला की पार्टी कभी नहीं जीत सकती, जो वोटर जिस तरीके से बटा हुआ है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को लोगों को भी लग रहा होगा ना कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, और जब यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, जब राष्ट्रपति शासन था, तो जिस तरीके से वहाँ पर मनोज सिन्हा जी ने काम किया, प्रधानमंत्री मोदी लगातार गए, तो उनको लगता हो कि एलजी तो हमारा है तो मुख्यमंत्री भी तो कम से कम बीजेपी का बने। हालांकि सरकार तो मैक्सिमम बीजेपी चला रही, मनोज सिन्हा साहब चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री कहने के लिए प्रशासन के नाम पर उनके पास न जमीन है न उनके पास अभी पुलिस प्रशासन है।
सब कुछ अभी तो बेसिकली गवर्नर के पास है, गवर्नर एलजी के पास है, एलजी के पास है, मतलब बीजेपी के पास है फिलहाल। तो उमर अब्दुल्ला वैसे भी पूरे मुख्यमंत्री नहीं है। उमर अब्दुल्ला इस बात को कह के थोड़ा अपने विधायकों के माध्यम से बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप इस तरह की कोशिश न करो, और यह कह देना कि 25 से 30 करोड़ ऑफर दिए गए, मुझे लगता है यह आधार बेबुनियाद है, इसमें मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आती। लेकिन ऐसा उन्होंने आरोप क्यों लगाया? न अभी चुनाव होने वाले, न उनकी सरकार को अस्थिरता है, कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर रखा है, बीजेपी के साथ कोई समर्थन में है भी नहीं। अगर बीजेपी को तोड़ना होगा ना, सबसे सॉफ्ट टारगेट तो पहले कांग्रेस आती है ना, कांग्रेस के लोग टूटेंगे, उमर अब्दुल्ला तो बाद में आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि बयान, मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर उनको डर है तो डर का कोई ना कोई तो कारण होगा। अभी आने वाले समय में पता पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है। क्या होगा डर का कारण? यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी। समीर जी कह रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए, फिर कह रहे हैं कि थोड़ा तो डरना चाहिए। तो क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। और चुनाव का क्या, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे अभी, जब उनके शिवसेना के जो सांसद गए हैं, तो चुनाव का इससे क्या संबंध है? ये तो एक चुनाव सर बंगाल में निरंतर प्रक्रिया है टूटने की, तोड़ने की। लेकिन मेरे को एक अच्छी बात लगी कि टूटने की, जो भी शब्द काम में ले लें, सब अपने अपने परसेप्शन में, तीनों ही शब्द शामिल हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी के लिए एक मौका है। उमर अब्दुल्ला जी का मैं पूरा ये सुना बयान जो वो दे रहे हैं भाषण, उसमें उन्होंने कहा कि उनको 20-30 करोड़ रुपए देने की बात की गई है एमएलए को, ठीक है वो आरोप है। उन्होंने कहा कि उन्हें रियासत देने का भी आश्वासन दिया गया है। तो उनको तो उमर अब्दुल्ला को सीधे अमित शाह जी को या जो भी लोग उनको आश्वासन दे रहे हैं उनके पास चले जाएं कि भाई यदि ये कर दोगे तो मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके साथ, क्योंकि सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा मिल जाए। तो वो खुद ही कह दें कि भाई यदि आप ऐसा करना क्या सोच रहे हैं तो हम पूरी पार्टी आपका समर्थन करते हैं और आप दे दीजिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़े इंटरेस्ट की बात है जो वो कहते हैं। उससे मैं ऐसा समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। और यदि उनके विधायक ने उमर अब्दुल्ला साहब को बताया कि बीजेपी ने ऐसा भरोसा उन्हें दिलाया है, तो उन्हें सीधे बीजेपी से बात कर लेनी चाहिए। एक तो पार्टी भी टूटने से बच जाएगी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा भी मिल जाएगा। उनकी सबसे बड़ी मांग भी पूरी हो जाएगी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। दतिया उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो किया, शायद ही बीजेपी में पहले कभी ऐसा देखने को मिला हो। पत्थरबाजी हुई, सड़क जाम की गई। इतना ही नहीं, नरोत्तम के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया। नरोत्तम के समर्थक उनका टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कल शाम तक नरोत्तम मिश्रा के सुर बदल गए। नरोत्तम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की, साथ ही एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मिले। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक है, दतिया उपचुनाव जीतना मकसद है, समर्थकों में कोई नाराजगी नहीं है और मैं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी शामिल होऊंगा। दतिया से नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक पार्टी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को दतिया से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी का फायदा उठाने की कोशिश में भी है। सबसे पहले मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ जो है बातचीत हुई है आपकी, जो है बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे आप समर्थक से? क्या मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। अब मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बवाल हो गया, पत्थरबाजी हो गई, सड़क जाम हो गई, बीजेपी दफ्तर पर कब्जा कर लिया और अब नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और हमारा मकसद दतिया का चुनाव जीतना है। तो क्या ये माना जाए संगीत रागी जी कि मना लिया गया है अब नरोत्तम मिश्रा को पूरी तरीके से, सब ठीक हो गया है? मना लिया गया है या वो मान गए हैं? देखिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
विकल्प एक ही था कि वो पार्टी छोड़ करके बाहर कर देते या पार्टी उनको बाहर कर देती। एक बार जब संगठन के अंदर निर्णय ले लिया जाता है तो सामान्यतया अब कहेंगे कि लोग बांकीपुर में भी तो आपने चेंज किया, तो बांकीपुर एक अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर आए तो वहाँ पर तो प्रशांत किशोर के सामने जो है एक थोड़ा मजबूत कैंडिडेट देने की बात आई। ये हुआ कि भाई प्रशांत किशोर किसी भी तरीके से इस बात का फ़ायदा न उठा पाए कि जो वर्तमान कैंडिडेट हैं उनके पिताजी जो हैं वो चारा घोटाले में शामिल हैं और कन्विक्टेड रहे हैं। तो सामान्यतः बीजेपी में एक बार निर्णय हो जाने पर होता नहीं है, और ये तो ऐसे भी हाई प्रोफाइल नेता थे। तो पार्टी ने जब निर्णय लिया होगा, और ये चुनाव प्रचार की तरफ लगभग 1 महीने से काम कर रहे थे, ये मतलब ये मान करके चल रहे थे कि टिकट इन्हीं को मिलने जा रहा है, हालांकि वो पिछली बार हारे थे, इसके बावजूद भी। तो एक स्टोरी ये चल रही है कि जो इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं है, नरोत्तम मिश्रा तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं। अब ये कारण है या ये ऑफिशियल कारण हो सकता है और अनऑफिशियल कारण कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि नेताओं में ये भी तो होता है कि हम एक दूसरे को निपटाएं। तो क्या मोहन यादव इनको निपटाना चाहते थे या कोई और अध्यक्ष में पार्टी का कोई और गुट था जो इनको निपटाना चाहता था, ताकि ये दतिया से चुनाव जीत करके नहीं, क्योंकि चुनाव जीत करके आते तो ये मंत्रिमंडल में भी इनका एक दावा बनता, और हो सकता है कि मोहन यादव इनको नहीं पसंद करते हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन ये बात तो सही है कि एक लक्ष्मण रेखा थी, उसको न ये पार करना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि जो कार्यकर्ता इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आ गए हैं, वो बड़ी एक खराब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं होता नहीं है। इस प्रकार हमने चीजें देखी नहीं है। थोड़ा चुनाव के माहौल में, लोकसभा के चुनाव के माहौल में या विधानसभा चुनाव के समय हम देखे हैं पार्टी दफ्तर पर जो है टिकट न मिलने पर हंगामा कर देना, ये कर देना, थोड़ी बहुत चलती है, वो 1-2 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इतने घंटे तक, 4-4, 6-6 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर देना, इसके बाद थाने पर अटैक कर देना, पुलिस वालों से झड़प कर देना, पत्थरबाजी करना, जो है वो दफ्तर ही कब्जा कर लेना, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर पर कब्जा कर लेना, ये असामान्य स्थिति थी। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के लिए था कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती। उससे बेहतर था कि वो मिल लिए और मुलाकात के बाद जो है वो तय कर लिया कि जो पार्टी का कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसी के साथ। कल तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आज दिल्ली भी आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। अब दिल्ली में आकर जब मुलाकात उनकी होगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उनको क्या मैसेजिंग की जाएगी, नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा, इस पर तो नजर बनी हुई है। लेकिन एक सवाल नरोत्तम मिश्रा को लेकर हर्षवर्धन जी ये भी है, उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? वो पहले से तैयारी कर रहे थे, 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, दतिया पर वो अपना हक समझते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं, पिछली बार हालांकि हार गए थे। उनके साथ ऐसा हुआ क्यों कि उनके समर्थक भी फिर बाद में सड़कों पर आए और इस तरीके से बवाल हुआ कि पार्टी की भी किरकिरी हो गई? नहीं, देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा उन स्थितियों को नहीं जानते रहे होंगे, और पार्टी के भीतर जो कुछ भी हुआ, कहा जा रहा है कि सरकार, संघ, संगठन सब उनसे नाराज थे। लेकिन सवाल तो दूसरा है ना, नरोत्तम मिश्रा क्या जो पिछली बार हार गया सिर्फ वही नेता है? नरोत्तम मिश्रा तो 6 बार के विधायक है ना। नरोत्तम मिश्रा कोई छोटे नेता तो है नहीं, और अचानक ये लगने लगा कि वो नहीं करेंगे, तो पार्टी ने क्या किसी ने उनसे नहीं बताया? और किसी को तो छोड़िए, इसका मतलब जिलाध्यक्ष को भी नहीं पता था कि टिकट किसको मिलने जा रहा है? ये भी तो मूल प्रश्न है ना। तो क्या पार्टी में कोई ऐसे निर्णय ले लेगा और पार्टी में नीचे सब मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? नरोत्तम मिश्रा मान गए, उनको मना लिया गया, चाहे जो शब्दावली इस्तेमाल करें, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने यह दिखा दिया है, या कहें कि उनके टिकट कटने से उनके समर्थकों ने यह दिखा दिया है कि यह नहीं हो सकता है कि आप कोई भी निर्णय ऊपर बैठकर लेते रहे और उसको चुपचाप लोग स्वीकार करते रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी की पूरी यूनिट, मुझे तो नहीं ध्यान में आता है कभी किसी ने इस्तीफा दिया हो। और जो हंगामा हुआ है, जिस तरह का बवाल मचा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। उसके बाद क्या आपको लगता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो जाती या जिलाध्यक्ष निकाल दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी अभी रेस में भी होती, गायब हो जाती वहां से? इसका सीधा सा मतलब था। और अभी जब नरोत्तम मिश्रा लड़े, साथ में आ भी गए हैं, तो भी चुनाव अब क्या भारतीय जनता पार्टी को उतना आसान रह जाएगा? अब तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन
उससे ऊपर है। क्या निर्णय की प्रक्रिया सामूहिकता में नहीं हो रही है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या निर्णय थोप दिया जाएगा, उसको स्वीकार कर लेना, यह लगातार चलता रहेगा? तो इसका जवाब इस पूरे प्रकरण में आ गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जब इतना बवाल हुआ, इतनी नाराजगी देखने को मिली समीर जी, एक मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह कहना कि हम दतिया जीतेंगे, हम नामांकन में भी जाएंगे, ऐसा क्या समझाया गया होगा नरोत्तम मिश्रा को? क्या नरोत्तम मिश्रा को मनाना इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के सामने है, इतने बवाल के बाद, इतने इस्तीफों के बाद? लेकिन नरोत्तम मिश्रा के पास कोई विकल्प नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि या तो वो पार्टी से विद्रोह करे, निर्दलीय चुनाव लड़े, या कांग्रेस में चले जाए। इससे अलावा उनके पास कांग्रेस में वो जा नहीं सकते थे। निर्दलीय चुनाव लड़के उनको मालूम था कि कोई बहुत ज्यादा मिलना नहीं, और पार्टी से अगर बगावत करेंगे तो उसका लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी अपमान का घूंट जिसे कहते हैं ना, वो पी के पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन पार्टी ने इस एक टिकट से पूरे प्रदेश के दिग्गज नेताओं को संदेश दे दिया है। फिर वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, जितने प्रदेश के दिग्गज नेता, उनको बता दिया कि भाई अभी हमने टिकट काटा है नरोत्तम मिश्रा का, 2 साल बाद 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे, तब आपको भी घर बैठना पड़ेगा। यह तय है कि अब पार्टी उस दिशा की ओर बढ़ रही है। जो स्थापित और जो बड़े नेता प्रदेश के माने जाते थे, अब उनको सक्रिय राजनीति से दूर करने का पार्टी ने फैसला किया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के पार्टी ने बता दिया है कि अब पार्टी युवा नेतृत्व में युवा टीम बनेगी। अब बड़े लोगों को मार्गदर्शक मंडल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अब 3000 लोगों ने वहां बवाल किया, पूरी प्रदेश पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, दतिया के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, एसपी घायल हो गया, कलेक्टर पे पथरा हुआ, टीआई का हाथ टूट गया, और किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। वहां पर टीआई से पूछा किसने हाथ तोड़ा, तो बोले पता नहीं, अज्ञात भीड़ थी। अब ऐसी स्थिति वहां पर है कि कार्यकर्ता ने मारा तो कोई कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल ये बड़ा संकट पार्टी के अंदर है। लेकिन कांग्रेस ने जिस घनश्याम सिंह को टिकट दिया है, बहुत अच्छा टिकट दिया। दतिया राजघराने से आते हैं, 93 और 2003 में दतिया से रहे, उसके बाद वो सेवड़ा से 2018 में विधायक रहे। पिछला चुनाव वो सेवड़ा से हार गए थे। बहुत जमीनी नेता है कांग्रेस के, बहुत मिलनसार आदमी है, घर घर के उनकी पहचान है। आशुतोष तिवारी कोई दतिया से नहीं आते, वो बाहर से थोपे हुए, उनका वहां जनसंपर्क है ना आधार है। तो अब वहां की जनता के आशुतोष तिवारी को स्वीकार करेगी? बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दतिया की जिम्मेदारी दे दी गई है कि चुनाव प्रभारी उनको बनाया कि आपको चुनाव जितवाना है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने उम्मीदवार को जितानी। अब दोनों तरफ है, नरोत्तम मिश्रा के लिए परेशानी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है तो ठीकरा नरोत्तम मिश्रा पे फूटेगा कि नरोत्तम मिश्रा ने हरवाया। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है तो मोहन यादव के कार्यशैली पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को क्रेडिट मिलेगा, और वो सीट हमेशा के लिए नरोत्तम मिश्रा के हाथ से निकल जाएगी, आशुतोष तिवारी। तो नुकसान नरोत्तम मिश्रा का हुआ। लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा ने किया, मतलब उन्होंने किया, मतलब उनके समर्थन पे या उनके मौन समर्थन पे उनको लोगों ने जो दतिया के अंदर उत्पाद मचाया, पूरे देश में जिस तरह का संदेश गया है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से स्वीकार नहीं करेगा, इसे गंभीरता से लेगा। और मुझे लगता है कि अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली उनको मनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, दिल्ली उनको समझाने के लिए बुलाया गया है कि भाई ये जो किया है यह पार्टी के कल्चर नहीं, और आप तो पुराने नेता हो, भविष्य आपके लिए नुकसान होगा। तो मुझे लग रहा है कि उनको सीधे से समझाने के लिए बुलाया गया है। जो समझाना था उनको, वो प्रदेश के नेताओं में मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष में हेमंत खंडेलवाल थे, और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल थे। उन लोगों की बैठक में समझा दिया गया। अब नरोत्तम मिश्रा इस राजनीति में कैसे वापसी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या पार्टी इनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीम में लेकर आती है, नितिन नवीन की टीम बन रही है, उसमें कोई जिम्मेदारी महासचिव बनाकर या कोई बड़ा पद लेकर आती है, या पार्टी उनको कहती है कि आप प्रदेश में रहिए, देखने वाली बात होगी पार्टी इसमें कैसा रिएक्ट करती है। अभी तो भाई मुश्किलें हैं उनके सामने। अब तो वो एक एक करके अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं और बवाल ना करने के लिए कह रहे हैं कि बवाल मत करिए, शांति से रहिए, सब कुछ ठीक है, हम लोग दतिया जीतेंगे। ये नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या अब सब शांति है विजय त्रिवेदी जी, या आगे अभी ड्रामा और बाकी है? देखिए, समीर जी ने जिस तरह से समझाई बात, और बहुत ठीक से बात उन्होंने कहा कि पार्टी ने, जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, आला कमान जिसे आप कहते हैं, सेंट्रल लीडरशिप ने नरोत्तम मिश्रा के बहाने और जो बड़े लीडर हैं उनको भी मैसेज दे दिया है। ये बात 100% ठीक है, लेकिन ये बात 50% है। नरोत्तम मिश्रा ने भी और उनके समर्थकों ने भी दिल्ली के लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा, मतलब हम आपकी हर बात को हमेशा स्वीकार करेंगे चुपचाप, ये नहीं होगा। इसको, ये मैसेज को भी आप थोड़ा सा सिमर कर लें, ये एक मैसेज है। वैसे ऐसा होना ही था। क्या नरोत्तम मिश्रा उस समय बोले थे जब शिवराज सिंह को हटाया गया था, मोहन यादव को बनाया गया, तो क्या फैसला वो विधायकों का था?
नहीं था। तो ऐसा तो होता ही है, इसीलिए कहा जाता है कि पड़ोसी के घर आग लगे तो थोड़ा उस समय बोल देना चाहिए, क्योंकि वो घर की तपन आप तक पहुंचती है। तो दोनों तरफ का मैसेज है। पार्टी ने भले ही सब लीडर्स को मैसेज दे दिया, विजयवर्गीय जी को, प्रहलाद पटेल को, कि भाई इस तरह से नहीं होगा। और नरोत्तम जी के पास बहुत स्कोप नहीं था, स्पेस नहीं था कि वो पार्टी छोड़कर कहीं जाएं और दूसरी पार्टी बनाएं या निर्दलीय लड़ें। उससे बेहतर है कि थोड़े दिनों में होगा। ये अभी गुस्सा दिख रहा है, 4 दिन बाद यहाँ समझा भी दिया जाएगा और उनको कह भी दिया जाएगा, देखेंगे कोई और जिम्मेदारी आपको देनी है संगठन में। ऐसा होता कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि हो जाता है, चल जाता है। फिर हो सकता है कि वो किसी नई इकाई में नई जिम्मेदारियों के साथ आप देखें नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि उनकी ताकत है, वो अच्छा मजबूत नेता माने जाते हैं वहां पर। जैसे वो बोलते हैं वो अलग इशू है, लेकिन उनकी ताकत है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी में। तो उनको मुझे लगता है कि समझाइश के साथ ये भी कहा जाएगा कि ठीक है, आगे आपके लिए कोई भूमिका देखी जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे अब यूसीसी की। देश के ज्यादातर स्टेट इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू करने और उसकी तैयारियों में जुटे हैं। बंगाल में शुवेंदु सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए 9 मेंबर की एक कमेटी गठित की है। समिति डिटेल में पूरे प्रारूप को खंगालेगी और पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद अपनी सिफारिशें स्टेट गवर्नमेंट को सौंपेगी। शुवेंदु सरकार अगस्त में विधानसभा सत्र के दौरान इस बिल को पेश करने की तैयारी में है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी मीडिया से बात करते हुए क्लियर मैसेज दिया कि एक देश में एक ही कानून चलेगा और इसी कड़ी में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इन राज्यों में बिल ड्राफ्ट को लेकर बनी कमेटियों को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई लीड कर रही हैं। रिटायरमेंट के बाद रंजना देसाई कई अहम कमेटियों में बड़ी भूमिका अदा कर चुकी हैं। उत्तराखंड और गुजरात यूसीसी समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है और अब बाकी राज्यों में इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई का कमेटी हो गया है। कमेटी काम शुरू करेगा, आज तुरंत आ जाएगा। दूसरा प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है। ये एक ही देश है, एक ही कानून रहेगा, 2 कानून नहीं रहेगा। ये मान के चलिए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। एक देश एक कानून की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में यूसीसी लागू किया जा रहा है। तो क्या ये स्टेट रूल होने जा रहा है? क्या ये अलग अलग कानून नहीं होगा? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये एक तरीके से प्रयोग है और फिर पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा? हर्षवर्धन जी, कैसे समझें इसे? हर स्टेट में अगर अलग यूसीसी होगा तो एक देश एक कानून की बात कहां रह जाएगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका ये था और अमित शाह ने इतनी स्पष्टता से इसके बारे में बता दिया था कि राज्य अपने यहाँ लागू करेंगे और फिर वो धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। मतलब इसको उन्होंने छिपाया बचाया भी नहीं था। जो सीए पर इस देश में बवाल हुआ, कह सकते हैं कि उससे सबक लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उससे सबक लिया। सीए पर अफवाह फैलाई गई और जो उस वक्त का सबसे चर्चित बयान था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो उसको लेकर बहुत बवाल हुआ। अब ये स्पष्ट हो गया, सबको समझ में आ गया कि देश के मुसलमान का सीए के कानून से कोई लेना देना नहीं, देश के हिंदू का भी सीए के कानून से कोई लेना देना नहीं। बाहर से जो अल्पसंख्यक आएगा, चूंकि बगल के देश हमारे मुस्लिम देश है, तो उनको छोड़कर अब जब हम कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, तो गोवा में था, कोई विवाद नहीं था, चूंकि पहले से ही था और वो चलता आ रहा था, तो किसी को नहीं समझ में आया कि इसको हम कैसे कम्युनल कलर दें। उसके बाद उत्तराखंड और दूसरे राज्यों ने, उत्तराखंड ने शुरुआत की, छोटा राज्य था, वहां मजे से लागू हो गया। अब दूसरे राज्य भी उसे लागू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोटा मोटा इसमें एक चीज और है जो देखनी चाहिए। लगभग सब जगह का समान नागरिक संहिता का कानून एक ही है। मतलब उसका कॉमा फुल स्टॉप बदल देना, कहीं पे मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी होगा, कहीं भूपेंद्र पटेल होगा, ऐसे ही तो होगा, और कुछ नहीं बदला है। तो समान नागरिक संहिता पूरे देश में एक होगी, राज्यों से गुजरती हुई उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और किसी एक दिन आप देखेंगे कि अमित शाह जैसे 370 वाली फाइल लेके गए थे ना, ऐसी ही फाइल लेके पहुंचेंगे और एक ही दिन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत होगा और ये पूरे देश का कानून बन जाएगा। और मुझे लगता है ये नीड ऑफ द आवर है। सबसे जरूरी है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत के हर व्यक्ति के लिए, जो संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, हम भारत के लोग के लिए एक ही कानून हो, अलग अलग कानून नहीं। बंगाल में नई सरकार है और नई सरकार की तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है यूसीसी को लेकर। संगीत रागी जी, आसान होगा शुवेंदु को ये लागू करना कानून प्रदेश में? बिल्कुल आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं हुई। देखिए,
अभी तक जो यूसीसी का विरोध जिन लोगों ने किया है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने किया। उनका तर्क क्या रहा है? उनका तर्क ये हमेशा ये रहा है कि आप मुसलमानों से बात करके ये लागू करें, यानी कि जब तक एक राय नहीं बन जाती पूरे देश में तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब 70 साल में तो हम लोगों ने प्रयोग करके देख लिया, कोई एक राय नहीं बनी। डिस्कशन, डिबेट, सब चीज हो चुका देश भर में, कहीं एक राय बनती हुई नजर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 9 दफा ये कहा कि भाई देश में एक ही कानून होना चाहिए। जब क्रिमिनल मैटर में एक ही कानून है तो सिविल मैटर में भी एक ही कानून होना चाहिए। जब क्रिमिनल मैटर में कोई धर्म खतरे में नहीं आता है तो सिविल मैटर में भी खतरे में नहीं आएगा। तो जो भी विरोध है वो राजनीतिक विरोध है। अब यूसीसी को एक बार यदि केंद्र सरकार यदि लागू करती तो मुझे पता है कि इसका भी एक बहुत बड़ा व्यापक विरोध होता। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है, इसको हम पीस मिल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि भाई पहले धीरे धीरे करके जरा देखो जमीन। तो पहले जो है वो गोवा के अनुसरण करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने किया, फिर ये गुजरात चला गया, अब ये महाराष्ट्र जा रहा है, बाकी राजस्थान की तरफ है, मध्य प्रदेश भी कानून ला रहा है। तो धीरे धीरे जब ऐसे कानून आ जाएंगे और उस पर कोई बवाल नहीं मचेगा तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को भी कहने के लिए होगा कि जब इतने सारे राज्यों में हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे राज्यों के मुसलमानों को कोई इस्लाम खतरे में नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो बाकी लोगों को क्यों खतरे में आना चाहिए। इसलिए देश में, और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको हर जगह इनसे बाहर रखा गया है, मुक्त रखा गया, इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये सिंपल एक तरीका विजय त्रिवेदी जी समझ में आ रहा है। फिर ये माना जाए कि स्टेट से होते होते या स्टेट रूट फॉलो करते करते देश में भी इसको लागू करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। ऐसा तो लगता ही है, इसमें कोई बात वो नहीं है। और मुझे लगता है रास्ता भी ठीक है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हों। तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी होना ही चाहिए देश भर में। किसी भी देश के लिए एक तरह के यूनिफॉर्म कोड हो, उस पर काम होना चाहिए। लेकिन जो अभी यूसीसी बन रहा है वो हर स्टेट का भी यूनिफॉर्म नहीं है ना, हर स्टेट का अलग अलग यूसीसी है। इसलिए ये मत समझिए कि एक देश एक चुनाव, और एक राज्य का एक यूसीसी है। दूसरा जो एक कॉम्प्लिकेशन जो आ रहा है अभी, यदि इसको जब नेशनल लेवल पर लाएंगे तब ज़्यादा कन्फ्रेंशिएशन होगा कि जो बीएनसी है, भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस जो है, उसमें और यूसीसी में कंट्राडिक्शन हो रहा है। उत्तराखंड के कुछ जो यूसीसी के लॉ हैं वो एक तरह की सजा देते हैं बीएनएस में, गुजरात के दूसरे तरीके से देते हैं, असम के तीसरे तरीके से देते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है। तो जब आप नेशनल लेवल पर उसे लागू करेंगे तो वो अलग होगा। और फिर इसको ऐसा देखिए, अभी तो ये आए नहीं है ना लीगल मामले में, लीगल आएगा तो मान लीजिए उत्तराखंड की लड़की ने गुजरात के लड़के के साथ शादी की, दोनों जगह यूसीसी लागू है, लेकिन दोनों जगह के यूसीसी का बीएनएस के साथ अलग अलग कन्फ्रंटेशन है। तो वहाँ पर वो कौन सा कानून लागू होगा? गुजरात के यूसीसी को वो लागू करेंगे, उत्तराखंड के लागू करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल मैं मानता हूं कि यूसीसी हो, और भारत सरकार अब जब इतने सारे फैसले हिम्मत वाले कर रहे हैं तो इस पर भी कर लें। ये वाटर टेस्टिंग के तौर पर मैं तो इसको वाटर टेस्टिंग ही मानता हूं कि सरकार ने वाटर टेस्टिंग की है कि ठीक है, और मोटे तौर पे कोई विरोध नहीं हुआ है। तो यदि अब वो देश भर में भी एक कानून ले आए और सबको मिलाकर एक बना दे, क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट में है इसलिए स्टेट्स अपना काम कर रही हैं, उसको ठीक है, लेकिन एक नेशनल लेवल पर लाकर भी इस पर काम किया जाना चाहिए। और एक फ्रेमवर्क तो बनी गया आपके पास मोटे तौर पे, तो जो अलग अलग कंट्राडिक्शंस हैं उनको खत्म करके इस पर काम किया जाए। करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की तैनाती को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। सीईओ चयन समिति की पहली बैठक में बिना देर किए आवेदन मांगे गए। 18 जुलाई तक ईमेल के जरिए आवेदन भेजा जा सकता है। सीईओ बनने का पूरा क्राइटेरिया भी क्लियर कर दिया गया है। 20 साल का अनुभव अनिवार्य है। हिंदू धर्म का अनुयायी होना जरूरी है। एजुकेशन में ग्रेजुएट की डिमांड है। अयोध्या में ही रहना होगा। प्रशासन और फाइनेंस के साथ मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले को वरीयता मिलेगी। माना जा रहा है कि 22 जुलाई
को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। इस बीच चंपत राय के समर्थन में महंत कमल नयन दास ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि चंपत राय ने जिस पर भरोसा किया उन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। महंत कमल नयन दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी सब अलग करके रख गई है। रही चंपत जी की बात, चंपत जी को आज से नहीं हम बहुत दिन से जानते हैं। संगठन में राष्ट्र के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है, जीवन का त्याग किया है। अच्छी नौकरी छोड़ करके आए थे, कोई ऐसे नहीं आए हैं। और राम जन्मभूमि के आंदोलन जब से चला तब से बेचारे रहे। निर्माण कार्य में भी चंपत जी का ही बलिदान है, सब कुछ किया है। चंपत जी में कोई दोष नहीं है। लोगों ने विश्वासघात किया, लोगों के विश्वास में पड़ गए और कोई बात नहीं। प्रबंधन की योग्यता भी सब कुछ। तो अब देखिए 3 पहलू हैं इस खबर के। पहला तो ये कि सीईओ को लेकर अब जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज कर दी गई हैं। एक तरफ अयोध्या पुलिस अपना काम कर रही है और चंपत राय को लेकर जो चर्चाएं हैं अयोध्या में वो भी अलग अलग तरीके से चल रही हैं। संत समाज चंपत राय के साथ खड़ा हुआ है तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि चंपत राय पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में कमल नयन दास का ये बयान सामने आना, समीर जी, क्या क्लीन चिट देने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं चंपत राय को? नहीं, मुझे लगता है ये तो पहले से ही मतलब सभी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि भाई चंपत राय का व्यक्तिगत रूप से इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है करप्शन का। इस बात तो हम भी सहमत थे कि भाई चंपत राय ने कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन उनके महामंत्री रहते जिस तरीके से उनके जो टीम रही है, उनका अंडर जो लोग रहे, उनके करीबी लोग रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ चंदा और चढ़ावा चोरी का जो काम किया है वो उन्होंने जो उसकी अवहेलना की या उन्होंने उसको जो नजरअंदाज किया या उसको वो गंभीरता को समझ नहीं पाए, वो खुद रिकवरी करने चले गए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उन लोगों का फिर भी मंदिर में आना जाना बदस्तूर जारी रहा। तो उन्होंने जो नजरअंदाज किया और उसको जो बहुत हल्के तरीके से लिया, उसका खामियाजा चंपत राय को भुगतना पड़ा है। चंपत राय ने व्यक्तिगत रूप से पैसा कमाया, इस मामले में कोई भी सहमत नहीं होगा। उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा मामला हो गया है, अब इससे ट्रस्ट कैसे निकलेगा? अब ट्रस्ट कह रहे हैं कि सीईओ की नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन मांगा है, 20 साल का अनुभव मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है, सनातन धर्म में आस्था के तमाम मांगे। तो इसमें तो मुझे लगता है कि लगभग बहुत बड़े लोग इसके अंदर क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। अब क्या ट्रस्ट किस आधार पर तय करेगा? मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट ने आवेदन मंगाया है, सीईओ कौन होगा उसकी शॉर्टलिस्ट तो पहले हो चुका है, ट्रस्ट को सिर्फ नियुक्ति करना होगी। मतलब अब ट्रस्ट के हाथ में नहीं, ट्रस्ट के पास नाम आएगा, ट्रस्ट उसकी नियुक्ति सीईओ के रूप में कर देगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीईओ किस तरीके से व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। क्या कोषाध्यक्ष जो अभी पुणे में रहते हैं वो क्या अब आकर वहां पर अयोध्या में रहेंगे? तो मुझे लग रहा है कि पूरे ट्रस्ट के सदस्य ऐसे होना चाहिए जो यंग हो, युवा हो, वही रहे, एक्टिव हो, थोड़ा प्रोफेशनल उनके अंदर एटीट्यूड हो, चीजों को समझते हो। क्योंकि अब यह राम मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है, देश का इतना बड़ा आस्था का मंदिर है, या लाखों लोग आएंगे, करोड़ों का चढ़ावा आएगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो। एक बार जो अब से गलती हो गई है, इससे उभरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतर मैनेजमेंट हो, व्यवस्था अच्छी हो, और हिंदू धर्म के लोगों ने जो अपना भरोसा इस समय खोया हुआ है, या उनको जो आस्था को चोट लगी है, या जो ने इस पूरे प्रकरण से दर्द हुआ है, उससे उभरने के लिए ट्रस्ट को यही प्रायश्चित करना चाहिए कि बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे सुलझे हुए लोगों को रखे, बेहद ईमानदार लोग वहां बैठे, कंट्रोल करने वाले लोग बैठे, और ऐसे जो लोग जिन लोगों ने वहां चोरी की उन लोगों की वहां प्रवेश बंद हो, कैमरे लगे, सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो। लंबे समय बाद मुझे लगता है फिर भरोसा लौटेगा। अब देखिए चंपत राय जी को लेकर अलग अलग बातें हैं जो वहां अयोध्या के भीतर की जा रही हैं, लेकिन ट्रस्ट की अगर बात करें विजय त्रिवेदी जी, तो यही चुनौती ट्रस्ट के सामने है कि चंदे को लेकर, चढ़ावे को लेकर जितनी भी शंकाएं राम भक्तों के अंदर थी वो शंकाएं दूर हो जाएं। इसलिए एसओपीज के पालन की बात अब की जा रही है, सबकी निगरानी की जा रही है, जांच भी की जा रही है अंदर बाहर जाने वाले लोगों की, और अब नए सीईओ की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं भी तेज कर दी गई हैं। क्या ये आसान होगा ट्रस्ट के लिए? ट्रस्ट के लिए कदम होगा आगे बढ़ने के लिए, विश्वास को वापस लाने के लिए, कि ये आशंकाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि यदि सीईओ के सिलेक्शन में ईमानदारी बढ़ती जाए। ईमानदारी का मतलब कि किसी दबाव में या किसी और से ना हो, एक बेहतर व्यक्ति को, वैसे तो अब कोई पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक सिस्टम में किसी तरह के दबाव को छोड़कर एक अच्छा प्रोफेशनल सीईओ बनाया जाए और वो उसके काम हो।
दूसरा ऑडिट सिस्टम पर भी कुछ काम करना चाहिए। हालांकि ये काम भी सीईओ जब आ जाएंगे तो वो करेंगे, लेकिन एक बेहतर ऑडिट सिस्टम हो। और सबसे बड़ा काम ट्रस्ट का क्या है इस समय? ट्रस्ट का सबसे बड़ा काम है विश्वास की बहाली, जो राम भक्तों में या जो लोगों में भी जो आशंकाएं हो, अब जो हो गया उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उस पर विश्वास कैसे दोबारा लाया जा सकता है, इस एक्सरसाइज को करना जरूरी है। अभी कल मैं खबर देख रहा था, मुझे पता नहीं कितनी सही है कि नहीं है, कि वहाँ पर जो राम भक्तों की तादाद है वो कम हो रही है, चढ़ावा कम चल रहा है। तो ये सब भी तब दूर होगा जब एक बार भरोसा फिर से बन जाए। और मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम हो, एक झटका के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। ट्रस्ट को एक अमाउंट बताना चाहिए कि अभी तक कितना चोरी हुआ है। हाँ, अभी अमाउंट तो वो एक क्लैरिटी उस पर आएगी। हाँ। और हो सकता है एसआईटी की रिपोर्ट आए, उसके बाद कोई एक्शन हो, तो कुछ चीजें होगी। थोड़ा सा ये ऐसा समय है अभी जो संकट काल जिसे मैं कह सकता हूँ वो होगा, लेकिन बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। क्योंकि भक्तों के लिए राम मंदिर में आस्था बढ़ी है ना, ट्रस्ट तो उसका एक मीडिएटर है, बीच में है कहीं कहीं पर, तो वो हो जाता, कुछ बदल जाएगा तो मुझे लगता है कि आ जाएगा। कोई इतनी चिंता वाली बात ऐसी नहीं लग रही है। लेकिन एक बेहतर सीईओ आके एक नए, और ये विश्वास पैदा किया जाए कि भाई अब जो होगा वो ईमानदारी से ठीक तरीके से होगा। देखिए, एक तरफ ये प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, ट्रस्ट अपनी भूमिका अब देख रही है। ट्रस्ट ने जितने एसओपीज का पालन अभी तक नहीं हो रहा था उनको पालन करवाना शुरू कर दिया है। उधर अयोध्या पुलिस अपना काम कर रही है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे पर संघ ने भी चिंतन किया है। कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक आज खत्म हो गई है। ये बैठक 3 दिन चली। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसपोले शामिल हुए। संघ की मीटिंग में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बात हुई। मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में सुनील आम्बेकर ने कहा कि मीटिंग में चढ़ावा चोरी की घटना पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही संघ को एसआईटी और पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन संघ चाहता है कि चढ़ावा चोरी जैसी घटना आगे ना हो, जिससे राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को आघात ना पहुंचे। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, चाहे संघ की बात करें, चाहे ट्रस्ट की बात करें, या राम मंदिर पर अपने अपने विचार व्यक्त करने वालों की बात करें, संगीत रागी जी, कि जो हो गया अब वो दोबारा रिपीट ना हो और ये कोशिश की जाए कि राम भक्तों की आस्था के साथ फिर से आघात ना हो। देखिए, पहली बात तो कि चंपत जी के बारे में साधु समाज में जो पहले से विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ थे, वो साधु समाज के लोग, कुछ तो लोग पहले से थे ही, वो उनके विरोध में आज भी खड़े हैं। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है और साधु समाज, अयोध्या का साधु समाज, एक बहुत उसका जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट हिस्सा, वो आज भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखता है कि चंपत राय जी के विश्वास को भरोसा तोड़ा गया है। चंपत राय जी ने विश्वास नहीं उन्होंने विश्वासघात नहीं किया है, उनके अंदर काम करने वाले लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। भरोसे पर उन्होंने लोगों को रखा, जबकि उनको चाहिए था कि एक बेहतर प्रोफेशनल तरीके से उसका मैनेजमेंट करते। यहाँ उनसे गलती हो गई है, इतनी बात सभी स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हों, उन्होंने मीटिंग के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में, त्याग पत्र देने के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखी है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं। दूसरी बात, राम मंदिर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ट्रस्ट पे लोगों को जरूर कमी आई होगी कि ट्रस्ट ने बेहतर नहीं, और लोग उनके कामों से दुखी हैं कि उन्होंने भरोसा जरूर तोड़ा। ट्रस्ट से उम्मीद की जा रही थी कि वो इसका बेहतर प्रबंधन करते, और जो इतना भव्य मंदिर है, जो जिस भव्यता और संघर्ष के साथ वहां पर मंदिर खड़ा हुआ है, वो हिंदू समाज की, समूचे हिंदू समाज की आस्था का एक प्रतिबिंब और प्रतीक बन गया था। उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो अयोध्या जो है वो बाकी अन्य तीर्थस्थलों से अलग जाकर के खड़ा हो जाता था, क्योंकि एक बड़े संघर्ष के बाद वहां पर इतने कोट, 500 साल की लड़ाई, इसके बाद वहां जाकर के मंदिर की स्थापना हुई है। तो उस दृष्टि से यह बड़ा मुद्दा बन जाता है।
तीसरी बात यह है कि सीईओ की तो नियुक्ति जरूर होनी चाहिए, बट हमेशा ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस दृष्टि से ये ट्रस्ट आईएएस जो होती है, एक आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, ये जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लॉबी है ना, ये उनका अड्डा ना बन जाए। मैंने ये मान करके हमारे देश में चला जाता है कि वो आईएएस और आईपीएस से बेहतर जो है ना और कोई प्रबंधन का काम देखते नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल होंगे आज के दिन में, तो टेम्पल मैनेजमेंट, म्यूजियम मैनेजमेंट, ऐसे करके कई लोग हैं जो मैनेजमेंट से संबंधित हो, जिनकी आस्था भी हो। और सबसे बड़ी बात है ईमानदार लोगों की वहां पर व्यवस्था। ईमानदारी के साथ साथ मैकेनिज्म ऐसा हो कि आप व्यक्ति ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपका स्खलन न हो, आपका पतन न हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है। आप भी गिर सकते हैं, आप भी पतित हो सकते हैं, आप भी लोभ में आ सकते हैं। तो एक फुल प्रूफ एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसे आप एसओपी कर रहे हैं, वो इस प्रकार से हो, टेक्नोलॉजी इस प्रकार से हो जो कि सब चीज ट्रांसपेरेंट बनाए। कितना चढ़ावा आ रहा है प्रतिदिन, उसकी काउंटिंग कर करके हम चाहें तो प्रतिदिन जो है वो हम डिस्प्ले पर लगा सकते हैं, कितने आभूषण आए, कितना चढ़ावा आए, और ये पूरा आभूषण ये सारे होते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसी दिन जारी कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट कोई बहुत रॉकेट साइंस का काम है, बिल्कुल ही रॉकेट साइंस का काम नहीं है। बस इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और जिसे कहते हैं ना कि टेक ऑफ सिस्टम, एक बार जब मैकेनिज्म आ जाता है ना, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर अपने आप प्रक्रिया अपने आप चल पड़ती है, उसमें फिर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, जो अभी भी किया जा रहा है, अब जितने भी सवाल थे उनके जवाब ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं, बाकायदा फोटो रिलीज किए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो आभूषण आपने दिए हैं दान में, वो आभूषण सुरक्षित हैं, कहां पर रखे गए हैं, सारी जानकारी आप ट्रस्ट की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल सही कहा। ये जो आरोप लगाया गया था, जो भगवान का जो मुकुट था या जो गहने चढ़ाए गए थे, जो जेवर चढ़ाए गए थे, वो सब चीज एक रजिस्टर्ड पर लिखा हुआ है। और जिसका जिक्र उस दिन गोविंद गिरी जी कर रहे थे कि पत्रकारों के लिए भी हम खोल दे रहे हैं, आप सभी आकर के इसको देख सकते हैं। तो ये बात तो है ना कि उस चंदा चोरी के आड़ में सारे प्रहार किए गए। एक गृह सचिव भी आ गए उसी में, और उन्होंने कहा कि हमारा पता नहीं हमारी रामायण कहां चली गई। अब इसी साजिश से सावधान रहने का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं और संघ के लोग भी करते हैं। हर्षवर्धन जी, वो यही कह रहे हैं कि एक आघात तो लगा, कलंक तो लगा, ये पाप तो हुआ है, लेकिन उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो इसकी आड़ में छिपकर राम भक्तों को या अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से इस पर अपना रुख एकदम स्पष्ट किया था। आलोक जी का बयान पहले आया, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दत्ता जी का बयान थोड़ा बाद में आया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह। दोनों ने स्पष्टता से ये बात कही कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक खतरा तो है ना, और ये खतरा क्यों बढ़ता है? क्योंकि गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है। वो सीधे सीधे इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश, इसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश, राम मंदिर को खत्म करने की कोशिश। और सोचिए, जो लोग अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे वो अब सब कुछ कर रहे हैं, वो राम की बात कर रहे हैं। जो मानने को ही तैयार नहीं थे, जो कहते थे अच्छा कैसे किसको पता है कि राम जी वहीं पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि ये खतरा बड़ा है। अब उस खतरे को रिस्टोर, उस आस्था को रिस्टोर कैसे करेंगे? तो आस्था को रिस्टोर नहीं करना है। किसी को भी राम मंदिर पर, राम जी पर, अयोध्या जी पर कोई संदेह नहीं। ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, उसके लिए ये प्रोसेस है जो सीईओ रखना होगा, दूसरी चीजें होंगी। और चंपत जी ने त्यागपत्र दे दिया, 2 और लोग अनिल मिश्रा और गोपाल नगर कोटे गए, तो मुझे लगता है वो सारा काम हो चुका है। अगर इसका पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश जो अखिलेश यादव या कोई दूसरा करेगा, तो मुझे लगता है उसको उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि फिर तो सारी चीजें सामने आएंगी क्या क्या हुआ है ना। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, संघ सामाजिक संगठन के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन के तौर पर सही मन से, पूरे जिसको कहते हैं समर्पण के साथ इस
आंदोलन को आगे लेकर गए हैं। दूसरा कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन इसके आसपास भी नजर नहीं आता। देखिए, राम मंदिर में अखिलेश को 27 नजर आ रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। अपने पीडीए वाली लाइन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। हालांकि ये पीडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल भरा साबित हुआ था और अब इसको लेकर फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। असली पीडीए वर्सेस नकली पीडीए शुरू हो गया है। अखिलेश ने पीडीए का जो ब्रांड अपने लिए बनाया, क्या उसे बीजेपी ने छीन लिया है? अखिलेश का पिछड़ा, दलित और आदिवासी कार्ड क्या अब काम नहीं आएगा? दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि असली पीडीए भाजपा है, अखिलेश का पीडीए फर्जी है। मतलब जिस पीडीए की ब्रांडिंग अखिलेश पिछले कई सालों से कर रहे थे, अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, क्या वो पीडीए एक झटके में अखिलेश के हाथ से निकल जाएगा? इसी पीडीए का नारा देकर 24 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। 37 सांसद चुने गए थे। 2024 के बाद यूपी में यह पहला चुनाव है। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी इस मसले पर उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने लगातार उन पर हमला बोला। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे कि चढ़ावा चोरी हुई है, सनातन के साथ गलत हुआ है और अब इसी के काउंटर अटैक में डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे हैं। जब उनकी सरकार मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों, दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान है, हमारे साजानंद राय हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो जिस पीडीए को अब अखिलेश यादव छोड़ चुके हैं, वो सनातन की पिच पर आ गए हैं। उसी पीडीए का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और होड़ सी मच गई है अपने आप को असली और नकली पीडीए बताने की। हर्षवर्धन जी, दुर्भाग्यपूर्ण है प्राची, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हिंदू और हिंदुत्व छोड़कर इस तरह के नोमेनक्लेचर में फंसे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। भाजपा अगर ये बात करती है तो वो एकमात्र बात करती है कि हम सभी हिंदुओं की पार्टी हैं। इस तरह पीडीए और क्या तो क्या अगर इस चक्कर में पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। और मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव का असली संकट वही था कि वो कंफ्यूज हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। और अब अगर उसको केशव जी को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि असली पीडीए और नकली पीडीए, तो मुझे लगता है थोड़ा संकट की बात है, चिंता की बात है बीजेपी के लिए। नहीं, उनका वो हार गए ना चुनाव सिरातों से, इसलिए भूल गए वो असली पीडीए नकली पीडीए क्या है। वो खुद जिस दम पे चुनाव लड़े थे वो हार गए थे। अब नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समझ में उनको नहीं आ रही है क्या कि अखिलेश यादव की पिच पर वो जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है, हम अपने घर में यदि क्रिकेट का आयोजन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा यदि बॉलर स्ट्रेंथ हमारा बॉलर है, यदि फास्ट बॉलर हमारा स्ट्रेंथ है तो हम वैसा ही पिच बनवाते हैं। स्पिन का हमारा स्ट्रेंथ होता था तो हम स्पिन का बनवाते थे। बैट्समैन हमारा यदि मजबूत हिस्सा है टीम का तो हम बैट्समैन के अनुसार से हम पिच बनवाते हैं। ये जो पीडीए टीडीए ये सब जो करते हैं ना, ये अननेसेसरली ये मीडिया में बैठ करके और ये चमक दमक दिखाने के लिए वो जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, दिखने का, ये प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। आप अखिलेश के एजेंडे पर यदि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आप उनके एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं। आपके पास नई वोकेबुलरी नहीं है क्या? आपके पास आप खुले नहीं तौर पर कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदुत्व के आधार पर हम जाएंगे। आपके सामने बंगाल दिखाई दिया है, आपके सामने आसाम का चुनाव है, आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, आपने बिहार का चुनाव देखा, इसके बावजूद भी ये पीडीए डीडीए कहिए जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है। आप पीडीए डीडीए उनकी पीठ पर जाएंगे तो आप बुरी तरीके से पिटेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश के नेताओं को। एक ही चीज आपको इस पूरी नैया से पार लेकर के जाएगा, हिंदू वोट बैंक, शुद्ध हिंदू वोट बैंक। वही आप उसको जगा करके आप खड़ा कर दीजिए, जैसे जगा करके खड़ा कीजिए।
नहीं तो आप जाति की राजनीति, पीडीए की राजनीति, इसमें आप फंसेंगे तो आप अपने लिए आत्महत्या का रास्ता तैयार कर रहे हैं। अब अखिलेश भी तो हिंदुत्व वाली पिच पर आ गए ना विजय त्रिवेदी जी, कंपटीशन तो बढ़ ही गया है। नहीं, वो भी कोई कन्फ्यूजन कर रहे हैं, लेकिन जो हर्ष जी ने कहा, समीर जी ने कहा, वो बात बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं कि पार्टी को जिस एजेंडा पर, जिस पिच पे चलना चाहिए वो चलना चाहिए। लेकिन केशव जी की चिंता भी तो कीजिए। आप बीजेपी की चिंता कर रहे हैं सिर्फ। केशव जी बीजेपी में अखिलेश यादव है। बीजेपी का एक जो पीडीए का हिस्सा है ना, वो उस हिस्से को अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये निजी चिंता का सवाल है, ये बीजेपी की चिंता का सवाल नहीं है। और वो मुझे लगता है उसी निजी चिंता को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बीजेपी का पीडीए का लीडर वो है, और वो दुकान या जो भी ताकत है उनकी दुकान, सॉरी माफ कीजिएगा, स्ट्रेंथ जो है वो पीडीए वाली बीजेपी के अंदर वो केशव जी के पास है। और वो जब तक उनके पास रहेगी तब तक उनका वजूद या जो राजनीतिक ताकत है वो बनी रहेगी। और जहां आपने सवाल किया कि अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी की चिंता क्या है कि अखिलेश जी वो नहीं कर रहे, कन्फ्यूजन नहीं कर रहे, वो अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। और वहां पर सनातन के साथ वो केवल जो एंटी हिंदू वाली इमेज है ना, उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें। इससे ज्यादा वो नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि योगी के आगे ये सनातन और हिंदू और जनेऊ नहीं चल सकता उनका, लेकिन बस उसके आगे ये है कि भाई एंटी हिंदू आप इमेज ना बना पाए उनकी। बिल्कुल विजय जी का आकलन में उनको पता है कि यादव एक मुस्त आता है, मुसलमान एक मुस्त आता है। चर्चा को बढ़ाएंगे जो आगे। हिंदू वोट बैंक है उसमें हम थोड़ा सा डेंट मार दें या उसके एग्रेशन को न्यूट्रलाइज कर दें, जो अभी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एग्रेसिव है, वो कोशिश उसको डेंट मार दें आगे तो चर्चा काफी काम हो जाए। करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी में चल रही बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीरभूम से ममता के भरोसेमंद सहयोगी और कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल ऋतव्रत बनर्जी के खेमे में शामिल हो गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने अनुव्रत मंडल को बीरभूम जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने शनिवार को अपने गुट के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की थी। अनुव्रत मंडल लंबे समय तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उनके बयानों में बदलाव दिखाई देने लगा था। उन्होंने कई मुद्दों पर पार्टी की रणनीति पर असहमति जताई और सम्मान नहीं मिलने पर संगठन छोड़ने के संकेत भी दिए थे। और अब उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। देखिए, वो टूटफूटी एक्ट गुट है, तृणमूल से गद्दारी करके निकल गए हैं। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता जिसको पक्ष में रहेंगे वही होगा। मेरा तो विश्वास है कि अभी जनता ममता बनर्जी के साथ है। वही तृणमूल कांग्रेस का स्थापन किए थे, यही होना चाहिए, रहना चाहिए। अनुव्रत मंडल के ममता बनर्जी का साथ छोड़ने पर बीजेपी ने चुटकी ली। शुवेंदु सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ममता बनर्जी का जो खास थी वो अभी उनका घर टूट रहा है, घर दूसरे का घर बस रहा है, उसमें हम लोग क्या, हम लोग तो आनंद ले रहे हैं। सीधा सीधा बीजेपी कह रही है कि इसमें हमारा क्या, हम तो आनंद ले रहे हैं, दूसरे का घर टूट रहा है। और ये बात सही भी है, ममता बनर्जी का घर लगातार टूट रहा है, एक एक करके उनके सारे भरोसेमंद उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब तो इस बात पर चर्चा कर लेना सही है हर्षवर्धन जी कि उनके साथ बचा कौन है, अब इसी को गिन लें। नहीं प्राची जी, देखिए ममता बनर्जी का साथ लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन अनुव्रत मंडल तो गुंडा था। ये तो लफंगा, गुंडा, अपराधी, वसूली करने वाला, ट्रक पार कराने वाला, दुनिया के कुकर्म करने वाला ये तो आदमी था। इसको तो जेल में होना चाहिए। इसकी किसी दूसरी जगह जाने पे कौन सा आनंद है? भी ईडी का है। मैं यही कह रहा हूं, इसको तो जेल में होना चाहिए। ये ऋतव्रत के खेमे में अगर आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब इसको तो कवर चाहिए बीजेपी का। और फिर इसमें आनंद कहां रह जाएगा? अर्जुन सिंह जी का आनंद हो सकता है, भाजपा का आनंद हो सकता है, जनता का क्या होगा? जनता के लिए तो कष्ट का प्रतीक है ना अनुव्रत मंडल। और इस तरह के अगर सारे गुंडे एक समय में कहा जाता है कि बीरभूम में पूरा का पूरा काम यही देखता था, तो क्या अब ऋतव्रत बनर्जी के साथ आ जाएगा तो फिर देखेगा ये? और अगर यही देखेगा तो उस सत्ता में या जिसको हम बहुत अच्छे से समझ में आने वाला इकोसिस्टम में क्या बदलाव आएगा? तंत्र कौन सा बदलेगा? थानेदार किसकी सुनेगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी के बाद इसी जिलाध्यक्ष की सुनेगा, क्योंकि इसके पास भी 50-55 विधायक है। और ये बहुत चिंताजनक बात है।
ऐसे लोग अगर पार्टी बदल बदल के सरवाइव करेंगे तो ये बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के जनादेश के लिए चिंता की बात है। इसमें आनंद कुछ नहीं है। इस व्यक्ति के खिलाफ और ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती दिखनी चाहिए। जनता को समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा करती हुई दिख रही है। जिस कल्चर को बदलने की बात समीर जी कही थी, फिर वो कल्चर बदलेगा क्या? नेता तो पावर में रहेगा और रहेगा तो वही करेगा जो ममता राज में करता था। देखिए प्राची, सिर्फ बंगाल तो है नहीं कि बंगाल से ये सिस्टम शुरू हो रहा है, बाकी जगह ऐसा नहीं हो रहा था। महाराष्ट्र में आप देख लो, मध्य प्रदेश में आप देख लो। अजित पवार जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको जेल में होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आते हैं और वित्त मंत्री बन जाते हैं। तमाम नारायण राणे आते हैं। तमाम ऐसे राज्यों के उदाहरण है कि जहाँ पर जो भ्रष्टाचार के आरोपी रहे, या तो बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए तो उनको बच गए, या गठबंधन में चले गए तो वो बच गए। तो मुझे लग रहा है सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है। बंगाल तो चूंकि ममता बनर्जी वाला मामला रहा है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा हुई है, इससे लग रहा है पूरे देश के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरे देश के अंदर बंद होना चाहिए। बंगाल के अलावा सारे देश में इस तरीके से जो भ्रष्ट नेता जो एक सत्ता में रहते हैं, जनता को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरी की सरकार आने पर वो उस पार्टी में चले जाते हैं, उसके साथ गठजोड़ कर लेते हैं और अपने अपराध को कवर करा लेते हैं और सजा से बच जाते हैं, और उनकी जो संपत्ति वो बनी रहती है और बढ़ती रहती है। मुझे लगता है इसके खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि सबसे उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की से भ्रष्ट लोगों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण ना मिले। जो बंगाल के अंदर इतना शानदार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से जरूरत नहीं है कि अनुव्रत मंडल उनके साथ आए या ऋतुपत बनर्जी उनके साथ आए या ममता बनर्जी आए। स्पष्ट बहुमत आपको मिला हुआ है, आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरह के भ्रष्ट लोगों को किसी भी तरह से साथ में जोड़ने की। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ तमाम जांचें करना चाहिए, जनता की लूटी हुई संपत्ति वापस करवाना चाहिए, जो भ्रष्टाचार किया उनको जेल भेजो, और एक उदाहरण वहां पर आपको पेश करना चाहिए। जो लेफ्ट के अंदर था वो ममता के साथ चला गया, ममता के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के साथ जुड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल बदलेगा कैसे, यह क्रम तो चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि भाई वो किसी के साथ भी जुड़े, गलत किया है तो सजा होगी। और मुझे लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी ये बंगाल के अंदर बताती है, शुभेंदु अधिकारी बताते हैं कि भाई मेरी सरकार भ्रष्टाचारी को जेल भेजेगी, तो मुझे लग रहा है कि बंगाल का ये सिस्टम टूटेगा। वरना अपराधी मजे करते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे और एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर छलांग लगाते रहेंगे और जनता का शोषण होता रहेगा। जिस मजे की बात कर रहे थे अर्जुन सिंह, ऐसा ना हो वो मजा उन पर ही कहीं ना कहीं भारी पड़ जाए अगर ऐसे नेता टूट टूट कर इद्रित के साथ शामिल होते जाएंगे या पावर में आ जाएंगे। खैर, ममता बनर्जी की अगर यहाँ बात करें विजय त्रिवेदी जी, एक के बाद एक उनको झटके लग रहे हैं। हर रोज उठकर कोई एक साथी उनका दूसरे गुट में शामिल हो जाता है। अब ये उनका क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा, कितने लोग उनके साथ बचेंगे? नहीं, अब तो मैं ये झटका शब्द भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इतना कुछ बचा ही नहीं है कि जिसमें उनको झटका लगे। और दूसरी बात ये कहना कि वो ममता बनर्जी के विश्वस्त थे, ये भी कहना भी बेकार, क्योंकि सारी पार्टी उनके विश्वस्त पात्रों की लोगों की थी, वो सारी बात है। हो सकता है अब तो उनको एक नए तरीके से फिर से पार्टी को खड़ा करने की यदि उनमें हिम्मत है तो वो खड़ा करें, और ममता बनर्जी में ये ताकत है, लेकिन वो कितना कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, आज क्या स्थिति है उसको देखने की ज़रूरत है। और अनुव्रत की बात करें या किसी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी बात कही थी उस पर शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं चल रहे कि बदलाव की बात। तो यदि उन्हीं सब लोगों को लेकर आना तो फिर क्या बदलाव पश्चिम बंगाल में होगा और उन सब अपराधियों को, आरोपियों को। और अब तो वहां पर जरूरत भी नहीं है। कई बार होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत हो सरकार चलाने के लिए राजनीतिक तौर पे तो कई दबाव होते हैं, यहाँ तो जरूरत नहीं है, उसके बाद भी आप उन लोगों को शामिल कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपने राजनीतिक जो शुचिता की जो बात थी उसको छोड़ दिया है। और जो पार्टी का एक नारा हुआ करता है वो तो खैर पुरानी बात होगी, हम लोग पुराने लोग थे इसलिए याद करते हैं, चाल चरित्र चेहरा, वो सभी बिगड़ गए हैं वहाँ पर हैं। और अर्जुन सिंह जी का क्या, अर्जुन सिंह जी तो इधर रहे या उधर रहे वो आनंद में ही रहते हैं, किसी का भी घर टूटता है। तो अर्जुन सिंह जी पर तो कोई बहुत अर्जुन सिंह जी को बीजेपी की तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता मैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करेंगे। आपको भी कुछ कहना संगीत जी? नहीं, बस देखिए ममता जी के लिए तो मुझे लगता है नई पार्टी खड़ा करना तो बहुत मुश्किल काम है। और जो अभी हो रही है इसमें वाकई भारतीय जनता पार्टी को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी में यदि लोग वैसे ही आ जाएंगे तो कार्य संस्कृति भी फिर वैसे ही डेवलप कर जाएगी। और अभी तो आपको तोड़ने से ज़्यादा आपको परफॉर्म करने की आवश्यकता है। यदि आप परफॉर्म करते हैं और एक अल्टरनेटिव विजन देते हैं बंगाल को, डेवलपमेंट का, कानून व्यवस्था,
जितने गुंडे हैं, मवाली, बदमाश, उनको यदि जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार ने किया ना। बेशक आपको अभी आपने इनकाउंटर आपने किया है एक जगह, तो ये आपको, मुझे लगता है कि इनको ले लेने से आपकी छवि को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि सबको यदि आप ले लेंगे तो फिर आपकी छवि जो है यही होगा कि वो फिर तो यही तृणमूल कांग्रेस पार्टी रह गई है। ये तो अंतर तो है नहीं, जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसी उन सारे ममता बनर्जी चोर हैं ये तो कोई नहीं कहता, उनके आसपास के सारे लोग ये काम कर रहे थे जिनका वो संरक्षण प्रदान कर रही थी। तो जो वाकई इस काम में शामिल थे उनको यदि ऋतुपत बनर्जी के साथ यदि आकर के खड़े हो जाते हैं और उनको आप मान्यता देकर के कहीं ना कहीं आप उनको शेल्टर करते हैं, नहीं भी शेल्टर करते हैं, तो लोग आपकी तरफ इसी दृष्टि से देखेगा। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बंगाल यूनिट को बचना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। मुस्लिमों की पहचान को लेकर एक नया घमासान छिड़ गया है, लेकिन यहाँ हिंदू बनाम मुसलमान नहीं, यहाँ तो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने कहा है कि मुसलमानों को पहचान बदलने की सलाह देना गलत है। दाढ़ी टोपी वाली पहचान छिपाकर मुसलमानों को बचने की सलाह देने वालों को मदनी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि असली समस्या मुस्लिमों का हुलिया नहीं बल्कि हमला करने वालों का नफरती दिमाग है। सजा हमला करने वालों को मिलनी चाहिए, ना कि मुसलमानों को डराकर उनकी पहचान बदलने की सलाह देना। दरअसल मध्य प्रदेश के एक पूर्व आईएएस हैं नियाज खान, जिन्होंने 10 जुलाई को एक्स पोस्ट के जरिए मुसलमानों को सलाह दी थी। लिखा था कि दाढ़ी टोपी जैसी सांकेतिक पहचान की वजह से मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, लेकिन अगर मुसलमान अपना हुलिया बदल लें तो उन पर होने वाले हमले कम हो जाएंगे। मदनी ने उनके इसी बयान पर कड़ा एतराज जताया और कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो पहचान को लेकर संग्राम है। अब ये बताने की कोशिश की गई एक पूर्व आईएएस अधिकारी की तरफ से कि पहनावे की वजह से, दाढ़ी की वजह से, टोपी की वजह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो उनको आईना मदनी ने भी दिखाया है। अब ये हुलिये पर जो तनातनी देखने को मिल रही है, हर्षवर्धन जी, इस बहस का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो पहली बात तो ये, किसी की कोई भी पहचान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और पड़ता भी नहीं है। लेकिन एक जो नियाज खान कह रहे हैं उसको भी जरा सुनना समझना चाहिए। वो बड़े मतलब सुलझे हुए अधिकारी हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेरिका ईरान में छिड़ी जंग की। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, युद्ध का अपडेट आपको दे देते हैं। ईरान ने अमेरिका के हमलों के जवाब में जबरदस्त पलटवार किया है। ईरानी सेना ने 6 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इसमें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन शामिल हैं। ये कार्रवाई अमेरिका के ईरान के 140 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर की गई बमबारी के बाद की गई है। यानी हालात अभी भी किस तरीके के हैं वो आप देखिए। अटैक की खबरें भी रोज सामने आ रही हैं। ईरान पर अमेरिका ने तीसरे राउंड में 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के कई शहरों पर बमबारी की है। बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक आइलैंड और मशहर समेत ईरान के कई इलाकों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि 3 रात के अंदर उसने ईरान में 300 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट पर अटैक किया है। अमेरिकी हमले में ईरान के ड्रोन और मिसाइल साइट पर भयंकर नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके हमले में ईरान के एयर और समुद्री सर्विलांस सिस्टम भी तबाह हो गए हैं। अमेरिका ने अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की तरफ से कार्गो शिप पर हुए हमले के बाद किया है। ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान भी सामने आया। पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला लिया है, उसे अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इस समय जहाजों की आवाजाही भी पूरी तरीके से रुकी हुई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता अयातुल्लाह खामनेई के जनाजे में भी नजर नहीं आए। इसी को लेकर सवाल उठे। इस बीच मुस्तफा के दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी किया गया। 23 जुलाई को अयातुल्लाह खामनेई की शोक सभा आयोजित की जाएगी। शोक सभा तेहरान के प्रेयर हॉल में रखी गई है और इसमें मुस्तफा खामनेई भी शामिल होंगे। इसी को आधार बनाकर ट्रंप ने भी निशाना साधा मुस्तफा को लेकर, और अब उनके शामिल ना होने को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से हमले पर हमले चल रहे हैं, समीर चौंगावकर जी, ट्रंप का रुख, अमेरिका का धमकी देना, मुस्तफा को लेकर चर्चा करना, किस दिशा में जा रही है ये हालात? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा जो एक्सरसाइज हुई थी कि भाई किसी तरह से युद्ध को रोका जाए, समझौता हुआ था, अब ये पूरा वापस वहीं पहुंच गया जहां से लड़ना शुरू किया था और अब ज़्यादा विध्वंसक हो गया। जिस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि अब भाई हम पाषाण युग में ईरान को पहुंचा देंगे और जिस तरीके से कहा है कि 1000 मिसाइलें तैयार है
और अब तो ये भी कहा जा रहा है, CNN की रिपोर्ट है कि परमाणु ठिकानों को फिर से ईरान ने शुरू कर दिया कि हम अपना जो था कमिटमेंट वापस लेते हैं और हम परमाणु पर काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने की घोषणा ईरान ने कर दी कि वहाँ से कोई जहाज बिना उनके अनुमति से निकलेगा नहीं। तो ये नया बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका और ट्रंप इस स्थिति में है कि वो ईरान को बाध्य कर सके इतने हमलों के बाद कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबके लिए खोल सके? फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। ये लड़ाई कब तक चलेगी? ट्रंप बताने की स्थिति में नहीं है कि अब इसको 48 घंटे में या 72 घंटे में इसको फतेह कर लेंगे या मामला निपट जाएगा। बातचीत की दूर तो संभावना नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है ये फिर उस संकट की ओर बढ़ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया को सफर होना पड़ा था। फिर ये भारत के साथ तमाम दुनिया के देशों को जिनके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं उनके लिए नया संकट खड़े होने वाला है। और मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब ये अगर युद्ध चलेगा तो ईरान तो वैसे ही बर्बाद हो गया है और लड़ेगा, अमेरिका और उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। दुनिया के तमाम बड़े देशों को अब इसमें दखल देना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ईरान की जीत और अमेरिका की जीत के बीच में दुनिया के तमाम देश सफर कर रहे हैं तेल को लेकर। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिलहाल इस स्थिति ये रहेगी, युद्ध होता रहेगा, आपस में लड़ते रहेंगे। बातचीत की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है कि कोई इनके बीच में बातचीत होगी। ये कहां जाकर रुकते बस ये देखना बाकी है। ये यहां से युद्ध बढ़ेगा हर्षवर्धन जी? ट्रंप तो हर बार अपना रुख बदलते हैं, ट्रंप धमकाते भी हैं, ट्रंप शांति की भी बात करते हैं, मुस्तफा को लेकर भी नजर बनाए हुए हैं कि वो क्यों नहीं जनाजे में शामिल हुए। हालांकि उनकी तरफ से चिट्ठी आई है, उस पर भी ट्रंप ने निशाना साधा है। हालात क्या होंगे यहां से? नहीं, देखिए, इस पर बड़ी स्पष्टता से मैं एक बात कहूं, ये जो कुछ अब हो रहा है ये ईरान की बददिमागी है। अभी तक जो हो रहा था वो ट्रंप की बददिमागी थी। ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ रहा है और उसके लिहाज से वो कह रहा है कि अगर हमसे बिना पूछे कोई गया, ओमान की साइड से भी गया, हमने रूट फिक्स कर दिया, इसी रूट से आया, नहीं तो हम गोली चला देंगे। अभी भारतीय विमान पर उसने हमला कर दिया है, एक भारतीय लापता भी है, 10 को बचाया गया है। ये खतरनाक है और पूरी दुनिया को ये तो बात करनी ही पड़ेगी कि आपको अगर लगता है कि इंटरनेशनल वाटर ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ये नहीं होने वाला है। ये अमेरिका और ईरान की जो एक तरह से कहे कि किसकी जीत हुई वो तो साबित हो चुका था। ईरान का अपर हैंड दिख रहा था। अगर उसके बाद भी अमेरिका आकर कह रहा था तो सब ये कह रहे थे, दुनिया भर के जितने एक्सपर्ट थे, जितने एनालिसिस करने वाले थे, वो सब कह रहे थे कि भाई अमेरिका के झुकना पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद अगर ये ईरान कर रहा है कि वो विमानों पर जो जहाज जा रहे हैं उन जहाजों पर वो हमला कर रहा है, कार्गो शिप्स पर, और वो सिविलियंस हैं, वो जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में कहा था जब अमेरिकी हमला हुआ था, उसके आधार पर उन्होंने कहा था वो काम अब ईरान कर रहा है। तो इन दोनों की लड़ाई अब जहां भी जा रही हो, लेकिन दुनिया को एक बार बोलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर दुनिया तय कर लेगी तो इन दोनों का ऐसा भी कोई बहुत नहीं है कि ये तय करेंगे और दूसरे लोग सिर्फ देखते रहेंगे, अपना नुकसान सहते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई वहां पहुंच गई है जहां इसको रुक ही जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और बीच का रास्ता क्या, एक लाइन की बात है, आप इसको खत्म कीजिए, आपको जो कुछ होगा रिकंस्ट्रक्शन में या दूसरी चीजों में, और वो समझौते तो हो चुके थे। संपत्ति आपकी जो फ्रीज थी वो सब उसको खोल दिया था अमेरिका ने, सैंक्शन आपके हटा दिए थे, सब कुछ हो गया था। उसके बाद ये ईरान ने किया, ये विशुद्ध रूप से अब ईरान की बददिमागी है। चलिए, इसी के साथ कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही। हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया, विजय त्रिवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संगीत रागी जी आपका शुक्रिया और समीर चौगाकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।